जब मैं अपनी प्राथमिक पाठशाला में पढ़ा करता था। उस समय मेरा घर विद्यालय से बहुत निकट था, इसलिए जब विद्यालय के आरंभ होने की घंटी बजती, मेरे लिए वो स्नानागार में जाने का समय होता। मेरा पूरा परिवार दरवाजा खटखटा रहा होता और मैं खामोश रहता, किसी बात का उत्तर भी न देता। ये प्रतिदिन का क्रम था कि प्रधानाध्यापक मुझे ले जाने आया करते थे, क्योंकि मैं अपनी स्वयं की इच्छा से नहीं जाता था। और वे आ जाते और पिता कहते, करें क्या, आप इस घंटी को बजाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस क्षण इसे बजाते हैं वह तुरंत स्नानागार में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। और फिर निरर्थक है ये कि आप कुछ कर सकें, क्योंकि आप जो कुछ भी करते रहो वो उत्तर नहीं देगा। अंततः विद्यालय ने घंटी न बजाने का निर्णय ले लिया और प्रधानाध्यापक आया करते थे। पहले मुझको पकड़ लिया जाता था और तब अन्य बच्चों के लिए घंटी बजा दी जाती थी। प्रत्येक बच्चे के स्वयं उसके हित के लिए कई बातों के लिए बाध्य करना पड़ता है। मैं उन प्रधानाध्यापक के प्रति आभारी हूं। वे वास्तव में दयालु व्यक्ति थे। बस एक छात्र के लिए उन्होंने विद्यालय की पूरी दिनचर्या ही बदल डाली। मैं अपने माता पिता का आभारी हूं मेरे प्रति उनके धैर्य के लिए। सारा परिवार स्नानागार के बाहर खड़ा हो जाता और मुझको फुसलाता था, तुम बाहर आ जाओ, यदि तुम स्कूल नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, वहां जाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। हम प्रधानाध्यापक से तुमको आज की छुट्टी देने के लिए कह देंगे। लेकिन मैं खामोश रहा करता और मैं आभारी हूं, क्योंकि मौन के उन क्षणों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और प्रत्येक व्यक्ति का चारों ओर चीखना, चिल्लाना और दौड़ना भागना, उस आपाधापी के बीच में मैं केंद्र हुआ करता था। वह फव्वारे के नीचे बैठकर उसका आनंद लेता। उस गांव में जहां मेरा जन्म हुआ था, कुम्हारों का एक मोहल्ला बसा हुआ था और भारत में कुम्हार अपने बर्तन गधों पर ढोया करते। भारत में बोझ ढोने का यही एक कार्य है जिसके लिए गधों का उपयोग होता है। यह मोहल्ला मेरा घर के बस पड़ोस में ही था और वहां अनेक सुंदर सुंदर गधे थे, लेकिन वे गधे सारा दिन चीजों को ढोने में व्यस्त रहा करते थे। केवल रात में ही वे खाली होते थे और मैं भी खाली होता था, इसलिए मैं एक गधे को पकड़ लेता था। भारत में कोई भी गधे पर सवारी नहीं करता, क्योंकि गधे को अस्पर्शित, अछूत समझा जाता है। गधे की सवारी करना, मेरा पूरा परिवार उलझन में पड़ जाता था, क्योंकि पड़ोसी उनको बताया करते थे, हमने आपके पुत्र को गधे पर बैठकर बाजार की ओर जाते देखा गया है। जब तक वह नदी पर न जाए और स्नान करके न लौटे, उसको घर में मत घुसने देना। मेरे पिता मुझको समझाने का प्रयास किया करते थे, तुम्हारे लिए हम दूसरी व्यवस्था कर सकते हैं, और यदि तुम्हें सवारी करने में इतनी रुचि है तो हम तुम्हारे लिए एक घोड़ा खरीद कर ला सकते हैं। मैं कहता, मैं घोड़ों में जरा भी उत्सुक नहीं हूं, मेरी रुचि तो गधों में ही है। वे बहुत दार्शनिक प्रकार के, जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी न की जा सके, ऐसे लोग हैं। गधा किसी भी स्थान पर रुक सकता है और आप चाहे जो कर लो वह हिलेगा भी नहीं। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वह क्यों रुक गया है, और इस सामान्य धारणा के विपरीत कि गधे मूर्ख होते हैं। मेरा अनुभव यह है कि वे बहुत चालाक, चतुर राजनीतिज्ञ होते हैं। मेरे पिता ने कहा, क्या तुम गधों पर कोई शोध पत्र लिखना चाहते हो या क्या मामला है? मैंने कहा, मैं शोध पत्र लिख सकता हूं, क्योंकि गधों के साथ मेरा अनुभव किसी और की तुलना में अधिक है। गधे की सवारी करना एक कठिन कार्य है, घोड़ों पर सवारी करना कठिन नहीं। गधे इतने चालाक होते हैं कि वे कभी सड़क के बीच में नहीं चलेंगे, वे सदा तुम्हारी टांग को दीवार से रगड़ते हुए चला करते हैं। स्वभावतः ऐसा होने पर तुम कूदकर उनके ऊपर से हट जाओगे। उनको सड़क के बीच में रख पाना बहुत कठिन था, या तो बाएं या दाएं, लेकिन वो कभी सड़क के मध्य में नहीं चलेंगे। इसलिए मैंने अपने पिता से कहा, गधे दक्षिणपंथी या वामपंथी होते, वे बुद्ध के अनुयायी मध्य मार्गी नहीं होते। बुद्ध अपने शिष्यों को सिखाया करते थे, मध्य मार्ग का अनुगमन करो। गधे ही एकमात्र वे लोग हैं जिनको बुद्ध समझ नहीं पाए, और मैं ऐसा नहीं समझता कि वे मूर्ख लोग हैं, क्योंकि जब उन पर कोई सवारी नहीं कर रहा होता है तब वे मध्य में चलते, चालाक होते वे। और किसी गर्म दिन में तुम उनको वृक्ष के नीचे ठंडक में खड़ा हुआ देख सकते हो। और गधे की शक्ल दार्शनिक तुल्य होती है,
जैसे कि वह किसी महान मसले पर चिंतन मनन करने में तल्लीन हो। जरा गधे की शक्ल पर नजर डालो और तुमको सदैव लगेगा कि वह बहुत कुछ सोच रहा है। अंततः मेरे परिवार ने निर्णय लिया कि मुझको रसोई घर में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमें ठीक से नहीं पता कि तुम गधे की सवारी कर रहे थे या नहीं। इसलिए मैं सदैव रसोई घर के बाहर बैठा रहता था। मुझे रसोई घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, विशेष तौर से मेरी दादी की अनुमति नहीं थी। मैं निर्वासित व्यक्ति था। पक्षियों को सुनते सुनते मुझे स्मरण हुआ था, हाई स्कूल में बस मेरी कक्षा के बाहर ही आम के अनेक वृक्ष थे और आम के वृक्षों पर कोयलें अपना घोंसला बनाया करती है। जिसकी पुकार इस समय आ रही है वही है कोयल, और कोयल की बोली में मधुर और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं खिड़की के पास पक्षियों की ओर, वृक्षों की ओर बाहर देखता हुआ बैठा करता था। और मेरे शिक्षक बहुत अधिक नाराज रहा करते थे। वे कहा करते तुम्हें ब्लैक बोर्ड की ओर देखना पड़ेगा। मैं कहता ये मेरा जीवन है और मुझको ये चुनने का पूरा अधिकार है कि कहाँ देखना है। बाहर कितना सुंदर है, पक्षी गीत गा रहे हैं, और ये पुष्प और ये वृक्ष और वृक्षों की पत्तियों से छन छन कर आती हुई ये धूप, तो मैं ऐसा नहीं सोचता कि आपका ब्लैक बोर्ड कहीं से इनका स्थानापन्न बन सकता है। वे अध्यापक इतने क्रोधित हो उठे कि उन्होंने मुझसे कहा तब तुम बाहर जा सकते हो, और खिड़की के बाहर उस समय तक खड़े रहो जब तक कि तुम ब्लैक बोर्ड पर देखने को तैयार न हो जाओ, क्योंकि मैं तुमको गणित पढ़ा रहा हूं और तुम वृक्षों को और पक्षियों को देख रहे हो। मैंने कहा आप जो मुझको दे रहे हैं ये एक बड़ा पुरस्कार है, दंड नहीं, और मैंने उनको अलविदा कह दिया। उन्होंने कहा क्या अभिप्राय है तुम्हारा? मैंने कहा मैं कभी अंदर नहीं आऊंगा, मैं प्रतिदिन खिड़की के बाहर खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा अवश्य ही तुम पागल हो, मैं तुम्हारे पिता को, तुम्हारे परिवार को सूचित कर दूंगा, आप उस पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और वो बाहर खड़ा हुआ है। मैंने कहा आप जो कुछ करना चाहें कर सकते, अपने पिता के साथ मामला कैसे सुलझाया जाए वो मुझे पता है, और वे भली भांति जानते हैं कि यदि मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं खिड़की के बाहर खड़ा रहूंगा तो कुछ भी इस निर्णय को बदल नहीं सकता। प्रधानाचार्य जब वे राउंड पर निकलते थे तो मुझको प्रतिदिन खिड़की के बाहर खड़ा हुआ देखा करते थे। वे हैरान थे कि मैं प्रतिदिन वहां क्या कर रहा होता। तीसरे या चौथे दिन वे मेरे पास आए और उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम यहां क्यों खड़े हो? मैंने कहा मुझको पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने कहा पुरस्कृत किस लिए? मैंने कहा आप जरा मेरे साथ खड़े हो जाएं और पक्षियों के गीत सुने और वृक्षों का सौंदर्य। क्या आप सोचते हैं कि ब्लैक बोर्ड और मूढ़ अध्यापक की ओर देखते रहना उसके सामने कुछ भी महत्व रखता है? क्योंकि केवल मूढ़ लोग ही अध्यापक बन जाते हैं, उनको कोई और रोजगार तो मिलता नहीं। अधिकतर तो वे तृतीय श्रेणी स्नातक हुआ करते। इसीलिए न तो मैं अध्यापक की ओर देखना चाहता हूं, न ही मैं ब्लैक बोर्ड की ओर देखना चाहता हूं। जहां तक गणित का प्रश्न है तो उसकी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था कर लूंगा। लेकिन मैं इस सौंदर्य की अनुभूति से चूक नहीं सकता। वे मेरी बगल में आ खड़े हुए और उन्होंने कहा निश्चित रूप से यह दृश्य सुंदर है। मैं यहां पर पिछले 20 वर्षों से प्रधानाचार्य हूं और मैं कभी यहां नहीं आया, और मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं कि यह पुरस्कार है। जहां तक गणित का प्रश्न है, मैं गणित में MSc हूं। तुम किसी भी समय मेरे घर आ सकते हो और तुमको मैं गणित पढ़ा दूंगा, लेकिन तुम बाहर खड़े रहना जारी रखो। इस तरह मुझे बेहतर अध्यापक, विद्यालय के प्रधान अध्यापक जो बेहतर गणितज्ञ थे मिल गए, और मेरे गणित के अध्यापक बहुत अधिक हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि कुछ दिन बाहर खड़ा रहकर मैं थक जाऊंगा, लेकिन पूरा महीना बीत गया। फिर वे बाहर आए और उन्होंने कहा मुझे खेद है, क्योंकि मुझे पूरे समय सतत पीड़ा होती रही है कि मैं कक्षा में हूं और मैंने तुमको यहां बाहर खड़ा होने के लिए बाध्य कर रखा है, और तुमने कोई हानि भी नहीं पहुंचाई है। तुम भीतर बैठ सकते हो और जहां चाहो वहां देखते रहना। मैंने कहा अब तो बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने कहा क्या अभिप्राय है तुम्हारा?
मैंने कहा, मेरा अभिप्राय यह है कि अब मैं बाहर रहने का मजा ले रहा हूं। खिड़की के पीछे बैठकर वृक्षों का और पक्षियों का बहुत छोटा सा अंश ही अवलोकन के लिए उपलब्ध रहता है। यहां पर आम के हजारों वृक्ष उपलब्ध है, और जहां तक गणित का प्रश्न है, प्रधानाचार्य जी स्वयं मुझको पढ़ा रहे। प्रत्येक संध्या को मैं उनके पास पढ़ने जाता हूं। उन्होंने कहा, क्या? मैंने कहा, जी हां, क्योंकि वे मेरे साथ सहमत है कि ये यहां इस भांति खड़े रहना एक पुरस्कार है। वे सीधे प्रधान अध्यापक के पास गए और कहा, यह अच्छी बात नहीं है। मैंने उसको दंडित किया और आप उसको प्रोत्साहन दे रहे हो। प्रधानाचार्य ने कहा, दंड और प्रोत्साहन को भूल जाइए, आपको भी कभी कभी बाहर खड़े हो जाना चाहिए। अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, वरना पहले तो मैं एक दिनचर्या की भांति विद्यालय में जो मुझको करना है वो है राउंड पर जाना और उस लड़के के साथ वहां पर खड़े रहना और वृक्षों का अवलोकन करना। पहली बार मैंने सीखा कि गणित से श्रेष्ठ चीजें भी हैं। पक्षियों का कलरव, पुष्प, हरे भरे वृक्ष, वृक्षों से छन कर आती सूर्य की किरणें, बहती हुई और वृक्षों के माध्यम से अपना गीत गाती हुई हवा। कभी कभी आपको भी वहां जाना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। वे बहुत अफसोसग्रस्त होकर वापस लौटे और बोले, प्रधान अध्यापक ने मुझको बताया है कि क्या हुआ है, तो अब क्या किया जाए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मैं पूरी कक्षा को बाहर ले आऊं? 0, 7। मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छा रहेगा। हम उन वृक्षों के नीचे बैठ सकते हैं और वहां आप अपनी गणित पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं कक्षा के कमरे में वापस आने वाला नहीं, चाहे आप मुझको अनुत्तीर्ण कर दें तब भी। लेकिन ऐसा आप न कर पाएंगे, क्योंकि अब मैं कक्षा के किसी भी छात्र की तुलना में अधिक गणित जानता हूं और मेरे पास पढ़ाने के लिए बेहतर अध्यापक है। आप तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण भी, SSC है, और वे प्रथम श्रेणी में स्वर्ण पदक विजेता एम SSC है। कुछ दिनों तक उन्होंने इसके बारे में सोचा और एक सुबह जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि पूरी कक्षा वृक्षों के नीचे बैठी हुई है। मैंने उनसे कहा, आपका हृदय अब भी जीवित है, गणित ने उसको मार नहीं डाला है। अपने प्राइमरी स्कूल में, उस समय मैं 4वीं कक्षा में था, मेरे एक शिक्षक थे स्कूल में। ये उनकी कक्षा में मेरा पहला दिन था और मैंने कुछ गलत किया भी नहीं था। मैं वही कर रहा था जो तुम ध्यान में किया करते हो, ओम ओम, लेकिन भीतर भीतर मुंह बंद करके। मेरे कुछ मित्र थे और मैंने उनको भिन्न भिन्न स्थानों पर बैठने के लिए कह रखा था, जिससे वह शिक्षक जान न सके कि ध्वनि कहां से आ रही है। एक समय ये ध्वनि यहां से आ रही होती, दूसरे समय ये वहां से आ रही होती, फिर एक बार यहीं से आ रही होती। वह खोजते रहे कि ध्वनि कहां से आ रही थी। इसलिए मैंने उनको कहा हुआ था, अपने मुंह बंद रखो और भीतर ओम का जाप करते रहो। एक क्षण को तो वे इसको जान नहीं पाए। मैं बिल्कुल पीछे बैठा था। सारे अध्यापक चाहते थे कि मैं उनके सामने बैठा करूं, जिससे वे मुझ पर निगाह रख सके, और मैं सदा पीछे बैठना चाहता था, जहां तुम कई और काम कर सकते हो। ये अधिक सुविधाजनक है। 0, 6। वे सीधे ही मेरे पास आए। अवश्य ही उन्हें तीसरी कक्षा के शिक्षक ने यह बता दिया होगा कि आप इस लड़के पर निगाह रखें। इसलिए उन्होंने कहा, हालांकि मैं जान नहीं पा रहा हूं कि वे लोग क्या कर रहे हैं जो ये सब कर रहे हैं, तुम ही ये कर रहे होगे। मैंने कहा, क्या? मैं क्या कर रहा हूं आपको मुझे बताना पड़ेगा। बस ये कहना तुम क्या कर रहे हो उसे कोई अर्थ नहीं निकलता है। क्या? अब उनके लिए वह कर पाना कठिन था जो मैं कर रहा, क्योंकि वह मूर्खतापूर्ण प्रतीत होता और प्रत्येक हंसने लगा होता। उन्होंने कहा, चाहे ये जो कुछ भी हो, अपने दोनों कान अपने हाथों से पकड़ो और बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। ऐसा 5 बार करो। मैंने कहा, बिल्कुल उचित है। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं 50 बार कर सकता हूं? उन्होंने कहा, यह कोई पुरस्कार नहीं है, दंड है। मैंने कहा, आज सुबह मैं कोई व्यायाम नहीं कर पाया हूं, इसलिए मैंने सोचा कि यह अच्छा अवसर है और आप बहुत प्रसन्न होंगे। 5 के स्थान पर मैं 50 कर लूंगा। और सदैव स्मरण रखें, जब कभी भी आप मुझे कोई पुरस्कार दें, उदार होकर दें। और मैंने 50 बैठ के लगाना आरंभ कर दिया। वे बोलते रहे, रुक जाओ,
काफी हो चुका है। मैंने कभी ऐसा लड़का नहीं देखा। तुमको शर्मिंदा होना चाहिए कि तुमको दंडित किया गया है। मैंने कहा, नहीं, मैं अपना सुबह का व्यायाम कर रहा हूं। आपने मेरी सहायता की, आपने मुझे पुरस्कृत किया है, अच्छा व्यायाम है ये। वास्तव में तो आपको भी करना चाहिए। मेरे हाई स्कूल में, वहां विद्यालय भवन में 2 इमारतें थी और उनके बीच में कम से कम 20 फीट का फासला था। मुझे लकड़ी का एक ऐसा पटिया मिल गया जो 20 फीट लंबा था। 0.7। पहले मैं इसे भूमि पर रख देता और अपने मित्रों से कहता, तुम इस पर चल सकते हो, और प्रत्येक व्यक्ति इस पर बिना गिरे चल पाने में समर्थ था। और तब मैंने लकड़ी के उस पटिये को उन 2 इमारतों पर पुल की भांति रख देता था और मेरे अतिरिक्त कोई उस पर चलने का प्रयास तक करने को तैयार नहीं होता। मैं कहा करता। अजीब मामला है ये, क्योंकि उसी पटिये पर तुम चल चुके हो और तुम गिरे नहीं थे। वे कहते, वह भिन्न परिस्थिति थी। अब ये इतना खतरनाक है कि जरा सा भय लगता है, यदि बस एक कदम गलत पड़ गया तो तुम 30 फीट नीचे गिर पड़ोगे। मैं उनको ये कहकर फुसलाता, तुम मुझे चलता हुआ देख सकते हो, तुम्हें इस ओर या उस ओर नहीं देखना चाहिए। तुम इस लकड़ी पर चल चुके हो और मेरी रणनीति यही है, यहां वहां न देखना, बस पूरी तरह से लकड़ी पर एकाग्र कर लेना और चलते चले जाना। और मैं इस तरह से मीलों जा सकता हूं। जब एक दिन मैं कुछ छात्रों को उस पर चलने के लिए फुसला रहा था, एक नए शिक्षक, रसायन विज्ञान के अध्यापक, जो शेखी बघारा करते थे कि वह बहुत बहादुर आदमी है, पास आ गए। मैंने कहा, हाँ, बहुत बहादुर आदमी है, शायद आप कोशिश कर सके। उन्होंने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूं। किंतु तब उन्होंने नीचे देखा, वह 30 फीट का फासला था। वे अधिक से अधिक 2 फीट आगे बढ़े, गिर पड़े और उनकी जगह जगह से हड्डियां टूट गई। अस्पताल में मैं उनको देखने गया। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने ऐसा खतरनाक व्यक्ति कभी नहीं देखा। क्या ख्याल था ये? मैंने कहा, आप इतनी अधिक शेखी बघार रहे थे कि एक बार आप अच्छे हो जाएं, फिर हम कुछ और कामों की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? मैंने कहा, आपको बस ये कहना होगा कि आप शेखी बघार रहे थे, क्योंकि मूलतः आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत अधिक भयभीत है। इस पर लीपा पोती करने के लिए आप शेखी बघार रहे थे। आधी रात को घने से घने जंगल में मैं अकेला जा सकता हूं। मैं किन्हीं भूतों से या किन्हीं डकैतों से या किन्हीं हत्यारों से नहीं डरता हूं। ये आप ही थे जिसने मुझको कुछ खोजने के लिए उकसाया और मैं आपसे आगे चला गया। तो ऐसा नहीं था कि मैं खतरा नहीं उठा रहा था, क्योंकि आपने सोचा कि मैं चल लिया हूं तो आप भी चल सकेंगे। यहीं पर आपके विचार गलत थे। आपने पहले फुट से ही कांपना आरंभ कर दिया था, किंतु आप वापस न लौट सके। वहां पर समय था, आप कूद कर वापस हो सकते थे। आपने केवल 2 कदम ही बढ़ाए थे, किंतु यह वापस लौटना आपके अहंकार के प्रतिकूल था। इसलिए आप चलते चले गए और गिर गए। ये आपके शरीर की हड्डियां नहीं टूटी है, वरन आपके अहंकार की टूटी है। आपका शरीर 2-3 सप्ताह में कुछ बेहतर अवस्था में हो जाएगा, लेकिन आपका अहंकार, उसका क्या होगा? दोबारा कभी अपनी बहादुरी का उल्लेख न करें, वरना मुझे कुछ नए काम और मिल गए। उन्होंने कहा, मैं इस स्कूल से इस्तीफा देने जा रहा हूं, बहुत हो चुका ये सब। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने कहा, यह आप पर निर्भर करता है, आप इस्तीफा दे सकते, लेकिन फिर भी हम कुछ कोशिश करेंगे। और हमने कोशिश कर ली। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, उन्होंने सामान लिया। उनकी न कोई पत्नी थी, न बच्चा, न कोई और। वे बस विश्वविद्यालय से अभी अभी शिक्षा लेकर आए एक युवक थे। मैं और मेरे कुछ मित्रों ने उन्हें जा पकड़ा और हमने इतना शोरगुल मचाया कि बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई। हमने कहा वे अपनी पत्नी को छोड़कर भाग रहे और वे भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे थे, मेरी कोई पत्नी वगैरह नहीं है, ये लड़के झूठ बोल रहे हैं, मैं तो बस नौकरी छोड़ रहा हूं और जा रहा हूं। मैंने भीड़ से कहा, बस इनको वापस घर ले चलो। इनके पत्नी और 3 बच्चे। उन्होंने कहा, मुझको छोड़ दो, क्योंकि मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मैं वापस नहीं जा सकता। लेकिन भीड़ ने उनको घेर लिया और कहा, नहीं जा सकते आप, पहले आप घर वापस चलिए।
ये लड़के भला क्यों झूठ बोल रहे होंगे? और हम लोग भी बस एक दो नहीं थे, मेरे 10 लड़के थे जो पंक्तिबद्ध होकर खड़े थे और कह रहे थे, आपकी पत्नी रो रही है, आपके बच्चे रो रहे, आप उनको छोड़कर जा रहे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। भीड़ ने उनको पकड़ लिया, हम सभी भाग खड़े हुए। वे चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे और कह रहे थे, मेरा विवाह नहीं हुआ है, मेरा कोई बच्चा नहीं, मेरी कोई पत्नी नहीं। भीड़ ने कहा, पहले आप घर वापस चलिए। उन्होंने कहा, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। उन लोगों ने कहा, हमें ट्रेन से कुछ लेना देना नहीं, ट्रेन आप कल पकड़ सकते हैं, क्योंकि वहां जाने के लिए प्रतिदिन एक ही ट्रेन थी, इसलिए यह केवल 24 घंटों का मामला है, पहले तो आप घर चलिए। और हमने एक बहुत गरीब स्त्री का इंतजाम कर रखा था जिसके 3 बच्चे थे, और हमने उससे कहा था, हम तुम्हें थोड़े अभिनय के लिए 5 रुपये देने वाले हैं। उसने कहा, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा, नुकसान ही क्या है, तुम बस अपना चेहरा ढांके रहो ताकि कोई जान ना पाए कि तुम कौन हो, और भारत में तुम अपने सिर को घूंघट से ढांक सकते हो और रो सकते हो। और मैंने बच्चों से कह दिया, तुम कहो, पापा आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हो? वे अपनी आंखों पर भरोसा न कर सके। वहां एक महिला थी जो रो रही थी और उनके पैर पकड़े हुए थी और कह रही थी, हमें छोड़कर मत जाइए, आपने विवाह किया है मुझसे। और 3 बच्चे विलाप कर रहे थे, पापा। और भीड़ ने कहा, अब क्या कहते हैं आप? उन्होंने कहा, अब मैं क्या कह सकता हूं, मैंने कभी इन बच्चों को नहीं देखा, मैंने कभी इस स्त्री को नहीं देखा, और वे मेरे मकान में बैठे हुए हैं। भीड़ के पीछे हम सभी उपस्थित थे। अंततः मैंने उनसे कहा, ट्रेन लेट है, चिंता मत करिए। मैं उनको एक ओर ले गया और मैंने उनसे कहा, ये मेरे उपायों में से बस एक उपाय है, आपको इस स्त्री को 5 रुपये देने पड़ेंगे, फिर आप जा सकते हैं, तब मैं मामला संभाल लूंगा। उनको उस महिला को 5 रुपये देने पड़े। भीड़ ने पूछा, क्या हो रहा है ये? मैंने कहा, उनका समझौता हो गया है, वे केवल 2 दिन के लिए जा रहे हैं और उन्होंने 2 दिन के खर्च के लिए धन दे दिया है, फिर वे वापस लौट आएंगे। तब उन लोगों ने उन्हें जाने दिया। और बाद में उस महिला ने मुझसे कहा, यदि तुम्हारे पास इस प्रकार के अभिनय के कुछ और प्रस्ताव हो तो मैं सदा तत्पर हूं। मात्र 5 मिनट के अभिनय के लिए 5 रुपये। उन दिनों 5 रुपये काफी धन होता था, 5 रुपयों से कोई महीने भर का खर्चा चला सकता था। उन्होंने कहा, अब कोई उपाय नहीं, मेरे शरीर में जगह जगह हड्डियां टूट गई हैं, मेरे 5 रुपये चले गए हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझको अब ट्रेन मिल सकती है। मैंने कहा, आप चिंता मत करें, ट्रेन जा चुकी है, आपको वेटिंग रूम में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन हमने सारा इंतजाम कर लिया है, वहां आप आराम से रहेंगे। रात में बस जरा सावधान सजग रहें। मैंने कहा, हमारे पास अधिक समय है भी नहीं, केवल एक ही रात है। हमने भूतों से संपर्क साधा था, केवल एक भूत तैयार है। उन्होंने कहा, हे भगवान। मैंने कहा, तो रात को वेटिंग रूम में, क्योंकि रात में वहां कोई ट्रेन नहीं आती थी और स्टेशन मास्टर चले जाते थे और वेटिंग रूम खाली रहता था, पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। उन्होंने कहा, तब तो मैं स्टेशन नहीं जा सकता, मैं तो सड़क पर, बाजार में कहीं पर रुक जाऊंगा, लेकिन अब मैं रात में स्टेशन, उस वीरान जगह पर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, आप कहां करते थे कि आपको भूतों में विश्वास नहीं? वे कहने लगे, मैं कहता था, लेकिन तुम्हारे उपायों को देखकर, भले ही भूतों का अस्तित्व हो या न हो, कोई ना कोई भूत अवश्य प्रकट हो जाएगा और मैं और अधिक मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। वे सज्जन मुझे 25 वर्षों के बाद मिल गए। मैंने पूछा, कैसे हैं आप? वे बोले, मैं कैसा हूं? तुमने मुझको इतना डरा दिया कि मैंने निर्णय ले लिया, कभी विवाह नहीं करना है, कभी बच्चे पैदा नहीं करने और कभी किसी स्कूल में नौकरी नहीं करनी है। खतरनाक है ये। मेरा पूरा शरीर हड्डियां टूटने से बर्बाद हो गया और उस दिन तो तुम और अधिक हानि पहुंचा सकते थे, क्योंकि पूरी भीड़ तुम पर विश्वास कर रही थी। मैंने कहा, वो महिला आपके साथ जाने को तैयार थी,
वे बच्चे आपके साथ जाने को तैयार थे, आपने स्वयं ही उनको रिश्वत दी कि वे आपका पीछा छोड़ दे। वे बोले, मैंने उन्हें रिश्वत दी, तुमने सलाह दी थी कि 5 रुपए उनको दे दूं, और इन लोगों को तुम ही लेकर आए थे। और मैं उस महिला और उन बच्चों को जानता था, वे बस पड़ोस में ही रहा करते थे। लेकिन मैंने कहा, आप कांप क्यों रहे थे? उन्होंने कहा, मैं क्यों कांप रहा था? मैं कांप रहा था क्योंकि ये भीड़ कहीं उस महिला और उन बच्चों को मेरे सिर पर न थोप दे। मेरी नौकरी जा चुकी थी और मेरे पास एक ऐसा परिवार होता जिसका मुझसे कोई सरोकार नहीं था। कितनी क्रूर थी वह महिला, और तुम इतने चतुर थे कि तुमने उससे अपना चेहरा साड़ी की ओट में छिपाने के लिए कह रखा था। लेकिन तब से मैं इतना घबरा गया हूं कि मैंने किसी स्कूल में नौकरी नहीं की, और मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मैं एक बहादुर आदमी हूं। मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं कायर हूं। मैंने कहा, यदि आपने पहले ही ये मान लिया होता तो इस हादसे को टाल